चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की डेफिनेशन। ट्रायंगल क्या होता है? अ पॉलीगन विच हैज़ 3 एंगल्स एंड 3 साइड। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 एंगल और 3 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। आपको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन की डेफिनेशन में मैंने इसलिए इसके नीचे लिख दी। अ क्लोज्ड फिगर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट मीट एट देयर एंड पॉइंट। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जो कि किससे बनी होती है? एक स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। जैसे देखिए एक क्लोज्ड फिगर है तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। ये देखिए एक क्लोज्ड फिगर है, ये क्या है? एक पॉलीगन है और स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए। देखो जैसे क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं है, और ये देखो इसमें लाइन नहीं है, ये क्या है? कर्व है। हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो कोई भी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जैसे ये भी पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी पॉलीगन होता है। लेकिन ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं। जैसे कि इसकी 3 साइड है तो ये क्या है? ट्रायंगल है। होप आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो अब हम चलते हैं। तो ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, जैसे ये हो गया ट्रायंगल, इसके अंदर वाले जो भी जितने भी एंगल होते हैं, जैसे इसके अंदर वाले एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी सी है, एंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 180 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाहर वाले एंगल। जैसे ये हो गया बाहर वाले एंगल। तो इनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ट्रायंगल के अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, बाहर वालों का सम 360 होगा। आप याद रखिएगा। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है। जैसे ये तीनों साइड इक्वल है, जैसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गाइस कॉन्सेप्ट पूरा देखिए। मैं सोची कि मुझे आता है, बहुत इजी। आगे मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद पता भी ना हो, तो इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, एमसीक्यू देखिए, कुछ मिस मत कीजिएगा। सेकंड देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ रखा होगा, 7th 8th क्लास में पढ़ा देते, 6th 7th क्लास में। फिर भी मैंने एक बार लिख दिया फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब 2 कंडीशंस मेट होती हैं। पहला, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो। दूसरा, उनकी साइड्स का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो भी वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में करते हैं। तो कितने क्राइटेरिया होते हैं टोटल सिमिलैरिटीज़ के? तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है? तीनों साइड बराबर होती है, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होता है। साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? साइड्स का रेशियो बराबर होता है। साइड्स कौन सी? कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की ये साइड लूँगा तो इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ये वाली साइड। समझ में आ गया? यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू, इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और बी सी अपॉन में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? क्यू आर। इनका रेशियो बराबर होगा। ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? पी आर। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो कौन सा रूल लगता है? साइड। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो दूसरा होता है साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है और उनके बीच का एक एंगल बराबर होता है। उनके बीच का, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? पी क्यू है, और ए सी की क्या है? पी आर है। तो ये तो वही साइड, और इनके बीच का एंगल कौन सा हो? एंगल ए। और इन दोनों की साइड के बीच का एंगल क्या? एंगल पी।
तो ये याद रखिएगा। तो इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड। ये एंगल बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, ये दोनों साइड्स हैं। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल लेना हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ये एंगल और ये एंगल नहीं लेंगे, समझ में आ गया आपको? साइड्स के बीच का एंगल लेंगे तब साइड एंगल साइड का लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्राइटेरिया पे चलते हैं। थर्ड क्राइटेरिया एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा पी, और एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल क्यू। तो ये एंगल एंगल क्राइटेरिया था। 3 हमने पढ़ा, एक ट्रिपल एस, एक एस एस और एक डबल ए। तो 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थी। तो चलिए अब हम थ्योरम पे चलते हैं। पहली थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे बीपीटी भी बोलते हैं। क्या कहती है थ्योरम, चलिए पढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा पेपर में, इसमें गारंटीड होता है आना। तो इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। मैं अभी आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। प्लीज़ गाइस इसे ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अभी हम कुछ थ्योरम करेंगे, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम को। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। इसे मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमने एक ट्राइंगल था ABC, ठीक है। हमने एक लाइन बनाई, कौन सी लाइन बनाई, DE, अ लाइन ड्रॉन, DE लाइन बनाई। तो DE लाइन क्या है, पैरेलल है, इसके एकदम स्ट्रेट है, यानी कि पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। तो DE और BC क्या है, पैरेलल। तो हमने एक लाइन बनाई पैरेलल DE, वो इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स को। एक साइड ये कर रही है इंटरसेक्ट इस ट्राइंगल की, और एक इस साइड। डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट है, यही बोला है। तो क्या बोल रहे हैं, वो साइड्स का जो रेशियो होगा टू साइड्स का वो सेम होगा, यानी कि AD अपॉन में DV इज इक्वल टू AE अपॉन में EC होगा। समझ में आ गया? हमें प्रूफ करना है इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। एक बार फिर से बताते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ करी DE जो कि थर्ड साइड के पैरेलल थी BC के, और दो अलग अलग पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करी थी ट्रायंगल की D और E। तो हमें प्रूफ करना है जो साइड्स का रेशियो है क्या होगा, बराबर होगा। थ्योरम कहती है। देखिए हम प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे प्रेजेंट करते थ्योरम को। तो देखिए हम थ्योरम को करते कैसे हैं। चलिए फ्रेंड्स थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहले हमेशा लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन में कहते हैं एक ट्राइंगल गिवन था, और एक हमने DE लाइन बनाई थी जो BC के क्या थी, पैरेलल थी। 11 नहीं, हम पैरेलल साइन से डिनोट करते हैं। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, समझ में आ गया। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना था, साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। AD अपॉन में DV इज इक्वल टू में AE अपॉन में EC। बोला ना, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। थ्योरम को प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, वो बताया। पहले डायग्राम बनाए, उसके बाद हमने लिखना है पहले गिवन, फिर लिखेंगे टू प्रूव, फिर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या आएगा, तो नेक्स्ट में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि खाली ट्रायंगल से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते। तो हमने क्या किया, जो DC लाइन थी और BE लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन नहीं थे, हमने ज्वाइन कर दिया। और हमने क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। कौन कौन से, एक EN 90 डिग्री और एक DM परपेंडिकुलर। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इन दोनों लाइनों को हमने ज्वाइन कर दिया। हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि खाली ट्रायंगल से तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। परपेंडिकुलर अगर हम गिराते हैं तो आपको पता होगा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा पाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट 90 डिग्री होती है। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें परपेंडिकुलर गिराने मैंडेटरी, इसलिए हमने परपेंडिकुलर गिराया। तो वो आपको क्लियर हुआ होगा हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया। देखिए हमने लिखा है जॉइन BE एंड CD। BE और CD को हमने ज्वाइन कर दिया, और हमने दो परपेंडिकुलर है। कौन कौन से, एक DM 90 डिग्री किस पे गिरा है, AC पे गिरा है, और एक EN परपेंडिकुलर गिरा है, किस पे गिरा है, AB पे गिरा है। होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। रीज़न भी मैंने बता दिया हमने क्यों परपेंडिकुलर गिरा, ताकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए अब प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल ADE का एरिया कितना होगा, पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं ट्रायंगल, देखिए छोटा वाला ADE। तो पहले हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे, ओके, एक एक करके दोनों परपेंडिकुलर लेंगे। पहले हम ये वाला लेंगे। तो इसका बेस क्या है, बेस क्या होता है, जिस पे परपेंडिकुलर गिरा होता है, कौन सी साइड पे गिरा, AD पे। बेस के लिए AD, और हाइट क्या है, EN है, ठीक है। बेस क्या था, AD, इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, और हाइट क्या है, EN, ठीक है।
और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे बी डी ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। मैंने इसको यहाँ भी बना दिया, देखिए बी डी ई। इसमें तो 90 डिग्री था नहीं, तो हम ऊपर वाला लेंगे जो हमने ड्रॉ किया, ये वाला 90 डिग्री ये होता है। एक्सटर्नली भी गिर सकता है 90 डिग्री, ये एज्यूम मत करना कि अंदर से ही जाएगा ट्राइंगल। ओके, तो इसका होगा हाफ। बेस क्या है इसका, ट्राइंगल कौन सा बेस है, डी वी है, डी वी पे गिर रहा है। और हाइट क्या है, ई एन है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस लेंगे ये वाला जो ट्राइंगल के अंदर है, हाइट का लेंगे ई एन। हाइट हम आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके क्या आएगा, देखिए ए डी डिवाइड बाय डी डी, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो सेम हमने ये लिख दिया डिवाइड बाय दिस। तो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, क्या बचा ए डी अपॉन में डी बी। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर ए। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लेंगे दूसरा पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। तो अब हम कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे, डी एम वाला। हमने ई एन से लिया था, ये वाला ट्राइंगल लिया था और ये वाला ट्राइंगल लिया था। हम क्या करेंगे, ये वाले परपेंडिकुलर लेंगे और ट्राइंगल सेम लेंगे, छोटा वाला, और इस बार ये वाला लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ट्राइंगल ए डी इस बार हमने क्या लिया, ये वाला परपेंडिकुलर लिया, डी एम वाला। तो हाफ इंटू बेस क्या किस पे गिर रहा है, ए ई पे गिर रहा है। बेस हमेशा ट्राइंगल के अंदर वाला लेंगे जो हमने ट्राइंगल ए डी ई लिया, तो छोटा वाला ट्राइंगल की बात चल रही है। तो ए ई और हाइट क्या है, डी एम, ठीक है। सिमिलरली हम लेंगे डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ओके, सेम हाफ बेस का लेंगे, ट्राइंगल के अंदर वाला लेंगे ई सी, लेकिन हमारी हाइट क्या होगी, बाहर वाली डी एम। होप आपको समझ में आ गया, पीछे वाले जैसे ही है जैसे हमने पीछे स्टेप किया था। अब सेम डिवाइड कर देंगे। तो हाफ से हाफ गया, डी एम से डी एम गया, क्या बचा ही अपॉन में ई सी। तो समझ में आ गया। अब देखिए ट्राइंगल बी डी ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, और डी ई सी, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, डी ई सी। और एक वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बी डी ई। ये दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों बी डी ई और डी ई सी। ये सेम बेस पे लाए कर रहे हैं, मतलब इनका एक साइड सेम है, डी ई है। ये ट्राइंगल इस पे भी है और ये भी ट्राइंगल इस सेम बेस पे, और सेम पैरेलल लाइन में भी है। लाइन जो पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइन पे दोनों ट्राइंगल लाए कर रहे हैं। तो जब भी दो ट्राइंगल किसी सेम बेस पे लाए करेंगे और जो सेम पैरेलल लाइन पे लाए करेंगे, उनका एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया आपको, लिखा भी देखो। नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड डी सी आर ऑन द सेम बेस, डी पे लाए कर रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी, बी सी एंड डी ई। तो हमारे दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बी डी ई और डी ई सी सेम होगा। तो हमारी पहली इक्वेशन जब हमने ए निकाला था तो क्या था, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में बी डी, ये आया था, ये आया था ए डी अपॉन में बी डी, इक्वेशन ए। और अब हमारा क्या है, इक्वेशन बी आया है, ए डी अपॉन में डी ई सी। तो मैंने वही लिख दिया, ए डी अपॉन में डी की क्या आई थी वैल्यू, ए डी अपॉन में डी बी। तो मैंने लिख दिया ए डी अपॉन में डी बी, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। यानी कि ये जो दो इक्वेशन आई हमारी, पहली वाली ए और इक्वेशन बी, देखो दोनों में ए डी कॉमन है। इस साइड से ये रेशियो निकला था ए डी अपॉन में डी बी, और बी डी और डी ई सी भी तो बराबर है, मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। देखो सेम है ये और ये सेम, मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया, यानी कि मेरे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी क्या है, बराबर होगी। समझ में आ गया। इक्वेशन ए में क्या था, ए डी अपॉन में बी डी, और 2 में क्या था, ए डी अपॉन में डी ई सी। तो ये तो पहले से ही बराबर थे और ये मैंने बराबर प्रूफ रीज़न बता दिया, तो इसलिए हमने इनको इक्वल टू में रखा है। समझ में आया रीज़न इक्वल टू में क्यों रख दिया, तो इसलिए इसका क्या था पीछे इक्वेशन ए से ए डी अपॉन में डी बी, और इसका क्या है इक्वेशन बी से ए अपॉन में ई सी। तो प्रूफ हो गया, साइड्स का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। होप आपको समझ में आ गया, नहीं भी आया कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आ जाएगा। मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना गारंटीड है, ऑलमोस्ट 99%।
1% केस में इसका उल्टा आ जाता है कन्वर्स थ्योरम, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये आना ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो इससे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो चलिए हम इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं, ताकि जो 1% का चांस है वो भी हम कवर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमने ऊपर थ्योरम में क्या पढ़ता है, अगर कोई लाइन हम ट्राइंगल के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वो दो साइड को कट करते हैं, तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थ्योरम में उल्टा है। इसमें हमें पहले से रेशियो बराबर दे रखा होगा, हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल है। समझ में आया? थ्योरम 1 में क्या गिवन था? थ्योरम 1 में हमें साइड्स का रेशियो बराबर करना था, पैरेलल गिवन था। इसमें उल्टा है, इसमें हमें रेशियो पहले से बराबर दे रखा है और पैरेलल प्रूफ करनी है लाइन को। एक बार रीड कर देता हूँ, देखो। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो बराबर, यानी कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC पहले से बराबर दे रखा है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ गया? मैं ये प्रूफ करना है। तो इसके भी काफ़ी अच्छे चांस है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, बच्चे BPT की तैयारी करके जाते हैं, उसका लेकिन कन्वर्स पूछ देते हैं। तो एक तो वो केस है और दूसरा ये, इन दोनों में से कोई तो थ्योरम आने के चांस होते हैं 99.99%। तो इसलिए इन दोनों थ्योरम को अच्छे से एकदम याद करके जाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तभी आपके दिमाग में घुसेगी। मैंने समझा दी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया, पहले गिवन लिखेंगे। थ्योरम में फुल मार्क्स कैसे लाते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन ये था, साइड्स का रेशियो बराबर था। पर इनकी स्टेटमेंट भी याद कर लेना, हो सकता है खाली आ जाए प्रूफ कन्वर्स ऑफ BPT, तो इनकी स्टेटमेंट भी याद कर लेना जो ऊपर लिखी थी। कभी कभी हमें स्टेटमेंट भी नहीं आती, तो आप वो भी सिनेरियो याद करके चलिएगा। प्रूफ क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं DE डैश लाइन बनाई है मैंने, किसके पैरेलल, BC के। मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, हम बना लेते हैं। अगर तो ये पैरेलल, हमने लाइन पैरेलल बना दी, क्योंकि हमें ये पैरेलल प्रूफ करनी, DE पैरेलल BC, तो हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, DE डैश है। अगर हमारा E डैश और E पॉइंट कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब ये ही पॉइंट DE है। फिर से बता देता है एक बार, कोई बात नहीं समझ नहीं आया। हमें प्रूफ करने DE पैरेलल BC है, तो हम मान लेते हैं हम ये पैरेलल नहीं है DE, हम पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करेंगे, DE डैश पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तो क्वेश्चन में प्रूव हो गया कि DE डैश और DE सेम ही चीज़ है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया? हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, DE डैश, सपोज कर ली कि ये लाइन है। अगर ये लाइन और ये लाइन सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, DE पैरेलल BC है। इसलिए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। देखते हैं कि ये पैरेलल होती है नहीं होती। तो देखते हैं कि DE डैश और DE क्या सेम ही लाइन है, आगे हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं। मैंने जान के पहले से सॉल्व करके रखा ताकि क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा पाऊँ, इसीलिए मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, तो हमने क्या ड्रॉ करे, DE डैश पैरेलल ड्रॉ कर लिया BC के। तो हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था कि ये पैरेलल है, तो ये रेशियो में बराबर बांटेगी, तो AD/DB = AE डैश बाई E डैश C होगा। थ्योरम 6.1 में हमने प्रूफ किया था। पेपर में पूरा लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.1 मत लिख देना, पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, इसीलिए ये साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल हुआ है। समझ में आ गया? AD/DB = AE डैश बाई EC डैश। और गिवन क्या था हमें क्वेश्चन में, हमें गिवन ये था AD/DB = AE/EC गिवन था क्वेश्चन में पहले से, गिवन था ना क्वेश्चन में पहले से कि ये साइड्स का रेशियो बराबर है। हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था ना, क्वेश्चन में तो पहले से गिवन था कि ये AD/DB = AE/EC है, क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखो, ये इसके बराबर है, ये भी AD/DB के बराबर है, दोनों AD/DB के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हुई, बराबर हुई। समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में 1 ऐड कर देता हूँ, इन दोनों में 1 ऐड कर देता हूँ। तो क्या बन गया, देखो एलसीएम ले लिया, तो E डैश C हो गया यहाँ भी, और यहाँ क्या आ गया, EC आ गया मल्टीप्लाई करके। तो AE डैश प्लस E डैश C क्या हो गया, EC बन गई पूरी लाइन। सिमिलरली AE/EC क्या बन गया,
ए सी बन गया ये भी। तो ए सी डैश अपॉन में ई डैश सी और ए सी अपॉन में ई सी बन गया। समझ में आ गया? क्योंकि अगर हम इसको जोड़ें तब भी ए सी मिलेगा और अगर हम इसको जोड़ें तब भी ए सी मिलेगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपस में ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। यानी कि जो हमने ई डैश सी माना था वही ई सी है असलियत में। यानी कि ई और ई डैश क्या होंगे, कोइंसाइड है, मतलब ये सेम ही लाइन, इनको कोइंसाइड होना पड़ेगा। कोइंसाइड मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी कि जो हमने ये जो लाइन अलग अलग मानी थी, एक अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन है। समझ में आ गया? तो हमने ये पैरेलल मानी थी, तो यानी कि डी ई और ये तो सेम लाइन है, तो इसका मतलब डी ई भी पैरेलल होगा। सिंस डी ई डैश पैरेलल बी, हमने बी सी माना था, तो लेकिन ये तो सेम है डी ई के, तो इसलिए डी ई भी पैरेलल हो गया इससे, तो इसलिए प्रूव हो गई इक्वेशन। तो समझ में आया? एक बार मैं फिर से बताता हूँ हमने क्या किया। हमें इसको डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना था, तो हमने मान लिया कि एक लाइन हमने अपना मर्जी से ड्रॉ कर लिया, हमने मान लिया कि ये पैरेलल है। और लेकिन जब हमने बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें पता चला अरे डी ई डैश और डी ई तो सेम ही है, तो हमने तो इसे पैरेलल माना था, तो यानी कि डी ई भी पैरेलल होगी। समझ में आ गया हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन में? तो होप आपको दोनों थ्योरम क्लियर होंगी। प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको हो सकता है पूरा समझ में आ गया, हो सकता है आपको 80% आए और 60% आगे। वीडियो को रिवाइंड कीजिए, 2-3 बार देखिए तो आपको आ जाएगा। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अगर आप खाली सोचेंगे कि देख के हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बता दिया। इन्हें कर लीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट तो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज, मैं देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला। आपका इतना ही काम है। और प्लीज़ ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, यूपी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरी सारी वीडियोस जितनी है। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये सिर्फ सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं। अगर चैप्टर आ रहा है, सिलेबस देख लो, अगर ट्राइंगल आ रहा है सिलेबस में, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरम समझ में आ गई है। तो गाइस, आपको अपने बोर्ड की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी, तो आपका इतना ही काम है सब्सक्राइब का। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट, उससे फुल क्वेश्चन करेंगे इसके थ्योरम और कॉन्सेप्ट बेस। तो तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अब एमसीक्यूज़ पे। बाय फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 and 12, देन फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। तो आपको पहले पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक वो फिगर है जो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। समझ में आ गया? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो आप बोलोगे फिर स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है? ये अंतर है कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल क्या होता है? ये अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन करते हैं। समझ में आ गया? रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता। अगर डायगोनल भी बराबर हो जाती तो क्या बन जाता? स्क्वायर बन जाता। तो ABCD मैंने बना दिया एक रोम्बस। ठीक है? तो रोम्बस से रिलेटेड आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस में। और एक प्रॉपर्टी और आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है प्रॉपर्टी रोम्बस की? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ इट्स डायगोनल यानी कि सारी साइड का हम अगर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी सम। ठीक है? अभी मैं आपको लिख के बता दूँ। देखो जैसे साइड्स क्या क्या है, इसमें सारी साइड्स लिख देते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स क्या होते हैं? 2 ही डायगोनल से AC स्क्वायर और BC स्क्वायर BD स्क्वायर। तो होप आपको एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो रोम्बस में 2 चीज़ें याद रखना, सारी साइड बराबर होती हैं और साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू होता है डायगोनल के स्क्वायर का सम। ठीक है? तो मैंने लिख दिया है। अब देखो
सारी साइड्स बराबर होती हैं तो मैं सबको लिख सकता हूँ AB²। सारी साइड बराबर होगी ना, मैं सब BC की जगह भी AB लिख सकता हूँ, CD की जगह भी AB लिख सकता हूँ। सारी साइड्स तो बराबर हैं, तो मैंने कोई एक साइड पिक कर ली वाली, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो अब कितना हो गया, 4AB² इक्वल टू AC² प्लस BD², ठीक है। अब डाल देते हैं, देखो क्या लिखा है। यहाँ पे कोई सी भी साइड ले सकते हो आप, AB लेनी, AB लो, BC लो, CD लो, DA लो, 4 बार एक ही बात है, क्योंकि हमें साइड निकालनी, एक साइड निकल गई तो सारी साइड तो बराबर ही होती है, इसलिए आप BC भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब डालते हैं AB², ये तो हमें निकालना है। AC कितना है, कितने डायगोनल दे रखे, 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 4AB का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है याद होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। 256, 12 का 144, तो कितना आया, 4AB² बराबर 400 आ गया, ठीक है। अब AB² निकालना है, तो 4 को नीचे ले जाऊंगा डिवाइड पे, तो कितना जाएगा, 400 डिवाइड बाय 4 बराबर 100। ये आ गया AB², तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। तो आपको इसके लिए बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, उसके बाद तो गेम हलवा है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत हलवा है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये NCERT एग्जाम्पलर्स के मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो कर लीजिए, उसी के अराउंड सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। इफ़ S इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड PQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR सच दैट दिस, ये दे रखा है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। सबसे पहला हमारा टास्क होता है फिगर बनाना। फिगर से काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होती है, तो पहला फिगर बनाइएगा। फिगर में पहले देख लीजिएगा कौन सा ट्राइंगल है, PQR। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे, PQR बना लिया हमने ट्राइंगल। उसके बाद क्या बोल रखा है, S इज़ अ पॉइंट ऑन साइड PQ। PQ पे एक है S, ठीक है, S पॉइंट है। सच दैट, इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि क्लियर मिल जाए, ठीक है। सच दैट PS इज इक्वल टू QS, यानी कि PS इज इक्वल टू QS इक्वल है, और कौन साइड इक्वल है, RS, तीन साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों साइड बराबर थी, तो मैंने इसको साइन दे दिया, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। तो साइड्स बराबर होती हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं, तो नाम दे देता हूँ एंगल्स को। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी नीड नहीं है। इसको नाम देता हूँ मैं 3, और इसको मैं नाम देता हूँ 4, ठीक है। क्योंकि ऐसा अभी बताता हूँ रीज़न। देखिए, पहले आप ट्राइंगल PSR देखिए, PSR वाला ट्राइंगल, तो क्या है इसमें PS बराबर SR है, ये गिवन है, मैंने नहीं बोला। PS बराबर SR गिवन है ना, गिवन है, मैंने नहीं बोला। तो तो आपने पढ़ा होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल क्या, ये वाला एंगल है, तो एंगल 2, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला है, इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। आपने पढ़ा होगा, ये 8th या 9th में पढ़ा होगा, फिर भी ध्यान रखना, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समझ में आ गया। जब भी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट वाला एंगल बराबर होता है, ये याद रखना। तो इसके अपोजिट ये है, और इस ट्राइंगल के इस साइड की कौन सा एंगल है। सिमिलरली इन ट्राइंगल RSQ, सेम ये साइड दे रखी है RS बराबर SQ, ये गिवन था। तो RS के अपोजिट, इस वाले के अपोजिट क्या एंगल 4 है, SQ के अपोजिट क्या एंगल 3 है। सेम रीज़न लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है।
आप क्या करेंगे, सब एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 डिग्री होता है। तो क्या एंगल, मुझे पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे पता, हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट की क्लास में कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना इक्वल होता है 180 के। एंगल P मेरा क्या था, एंगल 1, Q कहता है एंगल 4, R मैंने दो हिस्सों में बांटा है तो क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन में मान लेता हूँ। एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। एंगल 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया क्योंकि बराबर थे। और एंगल 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, 180। अब ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा था हमारा, एंगल R। तो एंगल R क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, तो 90 डिग्री हो गया। तो अगर एक साइड 90 डिग्री हो जाती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, PQR। ट्रायंगल PQR इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पता था ना आपको, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री है। तो अब मुझे ड्रॉ कर लेते हैं कि पाइथागोरस, आपको पता होगा 90 डिग्री में पाइथागोरस लगती है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बना देता हूँ एक बार, इसको हम बना लेते हैं। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, R को बीच में लिख देता हूँ, P और S ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पाइथागोरस समझ में आ जाए। ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैंने लिख दिया। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, PS। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ भी देख सकते हैं 90 डिग्री, R के अपोजिट वाली साइड क्या है, R के अपोजिट वाली साइड क्या थी हमारी, बताओ जल्दी, PS है ना, सॉरी PQ है। R के अपोजिट वाली साइड क्या, PQ है, तो PQ क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। PQ का हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, PR स्क्वायर होता है, बेस क्या होता है RQ स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में था, PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सॉरी Q आ रहा है, ऑप्शन C हो गया। समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं कि हमने एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स लगा दिए, उससे हमारे ये एंगल बराबर हो गए। उसके बाद हमने नॉर्मल सम लेके, ये 90 डिग्री आया तो फिर पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी थी। तो होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 3 पे, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC PQ और इनकी साइड्स का रेशियो गिवन है। तो बताना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए उन्होंने ऑर्डरिंग आगे पीछे करी है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर हमने ऑर्डरिंग गलत किया तो साइड्स का रेशियो गलत आ जाएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। तो देखिए हम CAB लिखेंगे, CBA लिखेंगे या ABC लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन MCQ में पक्का आएगा। तो देखिए कैसे बताते हैं। तो पहले लिख लेते हैं साइड्स क्या क्या गिवन, ये थी क्वेश्चन में गिवन। अब ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ABC सिमिलर हो गए PQR के, नहीं, तो दिया है बस समझाने के लिए। दो ट्रायंगल है, हमें पता नहीं कि कौन सी साइड किसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल लेना। तो देखो मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो एंगल A की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल Q है, मैंने बताया था ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल Q दिख रहा है मुझे। B की कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, एंगल R दिख रहा है।
ठीक है, तो बचा क्या, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल पी होगा। समझ में आ गया मैंने कैसे किया। समझ में आ गया आपको। मैंने क्या किया, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एंगल क्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड देते, बी के अपोजिट क्या है आर है, तो सी के अपोजिट क्या होगा, बचा हुआ एंगल देखो, सी के अपोजिट क्या आ गया पी आ गया, ए के अपोजिट क्या आ गया क्यू आ गया। समझ में आ गया लिया कैसे। तो इसी रेशियो में इसी हम उसमें लेंगे, देखो कैसे किया। ट्रायंगल कौन सा बना है, ए बी सी, सिमिलर हो गया एंगल क्यू आर और पी के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा साइड्स लेना, पी क्यू आर लेना है, सी ए बी लेना है, सी बी लेना है, किस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं। ए की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आर है। तो ये ध्यान में रखना, नहीं ए बी सी लिख देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे आँख बंद करके, ऐसे नहीं, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखना है। तो आगे लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बार यूज़ हो गए फंडा, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है ए बी सी और पी क्यू आर का, क्यू आर पी का देखेंगे, ए बी सी और एंगल क्यू आर पी का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो देखो हमें डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, ए बी सी क्यू आर पी तो गिवन नहीं है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मैच कर लेंगे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आना चाहिए, तो देखेंगे जहाँ ए है यहाँ क्यू है, ये ठीक हो सकता है, यहाँ ए है यहाँ पी, ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ ए है यहाँ आर है तीसरे नंबर पे, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ ए है तीसरे पे, यहाँ पे आर, ये भी गलत हो गया। तो ये है, देख लेते हैं सारे मैच करें नहीं करते। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आर है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या पी है। ऑप्शन ए आंसर हो गया ऑप्शन। समझ में हमें कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल लेनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखना इस चीज़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में भी, नहीं तो तुम गलत साइड्स का रेशियो ले लोगे। समझ में आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे टाइप का, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, D and E are respectively the points on sides AB and AC of triangle ABC। पहले हम बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC दिया है, पहले ट्राइंगल ABC बनाते हैं। ट्राइंगल ABC बना लिया, ठीक है। अब बोले D and E are the point respectively the points, D और E पॉइंट है, किस साइड पे है, AB पे। D किस पे होगा, AB पे होगा D, और E किस पे है, AC पे। होप आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ किया वो समझ में आ गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं। सच दैट ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया ए डी, और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। हमें डी ई निकालना है, वी हैव टू फाइंड डी ई। तो देखो हमें बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल का रिलेशन दे रखा है। ये छोटा ट्रायंगल है, हमें छोटे ट्रायंगल की फाइंड करनी है साइड, हमें बड़े ट्रायंगल की साइड दे रखी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको सिमिलर प्रूफ कर पाएँ। तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, रीज़न लिखते हैं सिंस डी ई एंड बी सी आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल ए बी सी के, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंगल ए ई सी, ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको पता होगा जब भी लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, पढ़ा था ना आपने। अरे जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, पढ़ा था ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, तो यही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखे, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए, डबल ए का रूल लग गया। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हुए, ये दोनों एंगल कौन से ट्रायंगल से लिए, छोटे वाले, ये ए डी ई इसके सिमिलर हो गया ए बी सी के, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि नेमिंग कैसे करें। देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए लिखेंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, बी लिखा है, क्यों, क्योंकि डी और बी बराबर है।
और ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, सी लिखा है। देखो तो नेमिंग ध्यान रखेंगे, ए सी बी मत लिख देना, फिर यहाँ पे ए डी होगा, तो नेमिंग ढंग से लिखना, नहीं तो साइड्स का रेशियो भी गलत लिख दोगे आप। समझ में आ गया, रूल लिख देंगे बाय ए ए। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, देखो तो ए डी लेंगे, ए डी बाय ए बी, यहाँ से ए डी लिया, यहाँ से ए बी लिया है, यहाँ से डी ई लूँगा, तो यहाँ से क्या लूँगा, बी सी लूँगा। समझ में आ गया। अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हों किसी भी रूल से जो हमने पीछे पढ़े थे 3 रूल, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो साइड्स का रेशियो बराबर है। समझ में आ गया नेमिंग। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। ए डी कितना दिया है, 2 दिया है, ए बी कितना दिया है, ए बी कितना हो जाएगा 3 + 2 5, डी ई हमें निकालना है और बी सी हमें दे रखा है। बहुत ईजी हो गया। देखिए ए डी हमारा था 2, ए बी कितना हो गया 2 + 3 5 हो जाएगा, डी ई हमें निकालना था और बी सी क्या हो गया 7.5 हो गया। ठीक है, 2/5, डी ई क्या माना मैंने, एक्स माना है 7.5। अब मुझे एक्स निकालना है तो इसको इधर भेज दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 × 7.5, 5 को नीचे ही रहने देंगे, इधर एक्स लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 7.5 × 15/5 = 3। तो आंसर क्या हो गया 3। समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया। हमने पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि फिगर बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं, कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल, जब भी लाइन पैरेलल होती है। आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिए जब भी लाइन पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए से, फिर इनकी साइड्स का रेशियो, फिर नेमिंग ध्यान रखना, ए के बराबर में ए, डी के बराबर में क्या लिखूँगा, बी लिखूँगा, ये इक्वल थे, ई के बराबर में क्या लिखूँगा, सी लिखूँगा। ये साइड्स का रेशियो लेके पुट कर दिया। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आता है, काफ़ी हाई चांस होते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का है जो पिछला क्वेश्चन था, बस देखिए क्या अंतर है। यहाँ पे हमें एंगल्स दे रखे हैं, हमें साइड्स का रेशियो बताना है कि कौन सा लेंगे। तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल ई एंगल आर के बराबर है, तो एंगल एफ बचा हुआ है किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर। तो हमने निकाल लिया क्वेश्चन से, अब हम ड्रॉ करेंगे उसी बेसिस पर। तो देखिए मैं ड्रॉ कर देते ताकि हमें आसानी हो। तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू लूँगा, ई के कॉरस्पॉन्डिंग आर लूँगा, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग पी लूँगा। ये आगे समझ में। अब हम यहीं से साइड्स का रेशियो ले लेंगे, तो डी ई अपॉन में क्या लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, डी एफ अपॉन में लेंगे क्यू पी, ई एफ अपॉन में क्या लेंगे, पी आर। तो कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, ई एफ अपॉन में पी आर इजिकल टू डी एफ अपॉन में पी क्यू। देखिए हम चेक करते हैं, इसने बोला कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ई एफ अपॉन में पी आर इजिकल टू डी एफ अपॉन में पी क्यू, तो ये तो ट्रू हो गया, पी क्यू क्यू पी की बात है, तो ये ट्रू है। डी ई अपॉन में क्यू आर नहीं, ये देखिए यहाँ पे डी ई अपॉन में क्यू आर नहीं, यहाँ पे क्या है पी क्यू है, तो ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन ट्रू नहीं है। बाकी ऑप्शन भी चेक करते, डी अपॉन में क्यू आर इजिकल टू डी एफ अपॉन में पी क्यू या क्यू पी एक की बात है, ठीक है। ई एफ अपॉन में पी आर इजिकल टू डी ई अपॉन में क्यू आर, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बी ट्रू नहीं है। तो होप आपको सारे एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ इन्हें इस कॉन्सेप्ट और थ्योरम के बाद ही इस एमसीक्यू वीडियो को देखें ताकि आपकी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, और लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ऐसे कोई नहीं बताएगा। और मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके हाफ ईयरली में भी काफ़ी अच्छे चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। तो अगर आप मेरी वीडियो कर लेते आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। इसलिए अगर अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय गाइस।